दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है वेस्टर्न वर्जीनिया में मौजूद एक जंगल से। यहाँ पर हमें रिच और हेली दिखाए जाते हैं जो कि क्लाइंबिंग कर रहे थे और बस अपनी मंजिल के करीब पहुंचने ही वाले थे कि चंद मिनटों में रिच ऊपर पहुंच जाता है और वहां उसे गंदे पानी की नदी दिखाई देती है। इसे इग्नोर कर वह हेली को भी ऊपर आने के लिए कहता है, लेकिन तभी हेली का पांव चढ़ते चढ़ते फिसल जाता है और हेली हवा में झूलने लगती है। पर हेली हिम्मत नहीं हारती और खुद को बैलेंस कर दोबारा चढ़ने की कोशिश करने लगती है। और जब हेली रिच को मदद के लिए बुलाती है तो रिच न ही उसे सामने दिखता है और न ही उसकी कोई आवाज हेली तक पहुंचती है। ये देखकर हेली काफी परेशान होती है और तभी उसके ऊपर कुछ खून की बूंदें टपकती हैं, जिसे देखकर हेली हैरान रह जाती है। और जैसे ही नजर उठाकर ऊपर देखती है तो कोई रिच को नीचे की तरफ धक्का दे देता है और रिच नीचे आकर दम तोड़ देता है। अब बारी थी हेली की, जिसे यह शख्स ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर देता है। पर हेली इस खतरे को महसूस कर ऊपर जाने से पहले ही रोप काट देती है और खुद को संभालने की कोशिश करती है, पर अफसोस वह भी अपना बैलेंस खो बैठती है और नीचे रिच की डेड बॉडी के पीसेस आकर गिर जाती है। रिच को जख्मी हालत में देख हेली रोना शुरू कर देती है और इसी बीच उसे पहाड़ी से कुछ खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं। ये देख हेली अपनी जान बचाने के लिए कार की तरफ भागती है कि तभी उसका पैर रास्ते में बिछे एक नुकीले वायर में फंस जाता है, जिसके बाद एक किलर इसे भी घसीटता हुआ ले जाता है और वह भी मारी जाती है। न्यूज चैनल में कार गायब होने की खबर आग की तरह फैल रही थी और हर कोई परेशान था कि यह कार कहाँ गायब हो रही है। इस वारदात को देखते हुए कुछ लोग तो समझ बैठे थे कि यहां पर भूत प्रेत का साया है। और तभी सीन शिफ्ट होता है। इस खौफनाक रास्ते पर जहां से एक कार गुजर रही थी, इस शख्स का नाम था क्रिस, जो कि इंटरव्यू देने जा रहा था। लेकिन रास्ते में उसे सड़क पर इतना ट्रैफिक मिलता है कि उसे काफी देर हो जाती है। ये देखकर क्रिस कार से उतरकर आगे वाले ड्राइवर से इस जैम की वजह पूछता है। ये ड्राइवर बताता है कि यहां से 5 मील दूर पर एक केमिकल ट्रक पलट गया है, इसलिए ये जैम हटने में काफी टाइम लगेगा। ये सुनकर क्रिस काफी परेशान होने लगता है। अब क्योंकि उसे इंटरव्यू देने टाइम पर जाना था, इसीलिए वह अपनी कार को वापस पीछे मोड़ लेता है और कंपनी में कॉल कर अपने लेट होने की इत्तिला देता है। लेकिन पहाड़ी इलाका होने की वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब किसी भी तरह क्रिस कॉल कर कंपनी को इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, लेकिन उसे कोई स्टेशन दिखता है। जब क्रिस गैस स्टेशन के पास जाता है तो उसे रास्ते में बहुत सी गाड़ियां खड़ी मिलती हैं, जिनका कोई ड्राइवर नहीं था। गैस स्टेशन पर पहुंचने के बाद उसे वहां एक बीमार बूढ़ा आदमी मिलता है। यहां मौजूद फोन से वह कंपनी को कॉल करता है, लेकिन फोन डेड होने की वजह से वह उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता। कच्चा रास्ता मिल जाता है और फिर क्रिस इस कच्चे रास्ते के बारे में इस आदमी से भी मालूमात करता है। ये आदमी भी क्रिस को सही रास्ता बता देता है और वहां गाड़ी से पहुंचने की एडवाइस देता है और फिर क्रिस कार में बैठकर यहां से रवाना हो जाता है। घने जंगलों को पार करते हुए क्रिस आगे बढ़ता है और बीच रास्ते में इसे एक शॉर्टकट रास्ते का बोर्ड दिखता है। ये देखकर पहले तो क्रिस सोच विचार करता है, लेकिन फिर इस कच्चे रास्ते पर वह चल देता है। आगे जाते ही इसे एक हिरन मरा हुआ सड़क पर मिलता है। देखने के चक्कर में क्रिस की कार सामने वाली कार से टकरा जाती है और दोनों का ही एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन क्रिस अभी भी सही सलामत था। एक्सीडेंट की आवाज सुनकर इस कार का मालिक यहां आ जाता है। क्रिस अपनी कार के चलते इनसे माफी मांगता है और टूट-फूट के पैसे देने के लिए भी कहता है। क्रिस इनसे पूछता है कि आखिर तुमने इस कार को बीच सड़क पर क्यों खड़ा किया था? फ्रांसीन कहती है कि सड़क पर किसी ने लोहे की नुकीली वायर बिछा दिए थे, जिस वजह से उनकी कार का टायर पंक्चर हो गया। फ्रांसीन की एक दोस्त गैस स्टेशन जाकर कॉल करने के लिए कहती है, पर क्रिस मना कर देता है और ये सब पैदल ही जाने लगते हैं। लेकिन एवन और फ्रांसीन यहीं कार के पास रुकते हैं ताकि इसकी देखभाल कर सकें। आगे जाकर इन सबको एक मरा हुआ नेवला दिखाई देता है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे पास से ही किसी ने इसे फाड़कर फेंक दिया था।
वहीं थोड़ी दूरी पर इन्हें कार के टायर जलते हुए नजर आते हैं। ये देखकर क्रिस समझ जाता है कि यह जगह खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वह इन सबको अपने साथ आगे ले जाता है। और अब सीन शिफ्ट होता है एवन और फ्रांसीन पर। यहां एवन को झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस होती है, इसलिए वह उसे देखने के लिए चल देता है। लेकिन जब फ्रांसीन एवन को अपने पास नहीं देखती है तो काफी परेशान हो जाती है। फिर शाम होने को आ जाती है, लेकिन एवन अब तक नहीं आया था, इसीलिए वह खुद कार से उतरकर इन झाड़ियों में उसे ढूंढने चल देती है। आगे चलकर उसे एवन का एक शू मिलता है और वहीं थोड़ी दूर पर एवन का कटा हुआ एक ईयर भी पड़ा था। ये सब देखकर फ्रांसीन काफी डर जाती है और रोने लगती है। इसकी आवाज सुनकर वह दरिंदा यहां भी आ जाता है और फ्रांसीन को मार डालता है। इधर ये चारों काफी दूर पहुंच चुके थे और तभी इन्हें एक हाउस नजर आता है, जिसे देखकर ये सभी काफी खुश होते हैं और मदद के लिए अंदर चले जाते हैं। इस हाउस में कोई भी नहीं था। जब ये डाइनिंग टेबल पर नजर घुमाते हैं तो इन्हें बासी सड़ा हुआ खाना मिलता है, जिसे देखकर ये साफ समझ में आ रहा था कि यहां सालों से कोई भी नहीं रह रहा था। पास में ही इन्हें बहुत सारी गाड़ियों की कीज मिलती हैं। जैसे ही ये लोग फ्रिज खोलते हैं तो ये बिल्कुल दंग रह जाते हैं, क्योंकि यहां पर किसी ने इंसानों के बॉडी पार्ट्स जार्स में रखे हुए थे। वहीं पास में इन्हें वही कांटेदार लोहे का वायर भी मिलता है, जो कि सड़क पर बिछा हुआ था, और इनके टायर जिसकी वजह से फट गया था। ये सब देखकर इन्हें यहां पर कुछ गड़बड़ लगती है और ये सब तुरंत ही यहां से जाने लगते हैं। तभी बाहर विंडो से इन्हें कार के आने की आवाज सुनाई देती है और ये देखते हैं कि एक कार इसी हाउस की तरफ आ रही थी। ये चारों हाउस के पिछले रास्ते से बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन पिछला रास्ता बंद था, इसीलिए ये हाउस से बाहर नहीं जा पाते। ये किलर हाउस के अंदर आता है और फ्रांसीन की डेड बॉडी को जमीन पर फेंक देता है। ये चारों भी छुपकर यह सब देख रहे थे। यहां पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन कैनिबल्स थे, जो कि फ्रांसीन की डेड बॉडी को उठाकर एक टेबल पर पटक देते हैं और फिर अपने टूल्स निकालकर इसे काटना शुरू कर देते हैं। एक खौफनाक मंजर देख जैसी काफी डर जाती है और वह चीखने लगती है, लेकिन स्कॉट इसे शांत कराने के लिए इसके मुंह पर हाथ रख देता है। इस बॉडी को खाने के बाद ये तीनों कैनिबल्स आराम से गहरी नींद में सो जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर ये सब भी दबे पांव यहां से निकलने लगते हैं, लेकिन इनकी हलचल से एक कैनिबल की आंख खुल जाती है और वह इन्हें देख लेता है। इससे पहले कि वो इन्हें मारता, ये सब हाउस से बाहर भाग जाते हैं और फॉरेस्ट की तरफ जाने लगते हैं। अब कैनिबल्स भी इन्हें ढूंढते हुए यहां आ गए थे, लेकिन क्रिस देखता है कि इनकी कार खाली है, इसीलिए ये इनकी कार चुराने का प्लान बनाता है और इनका ध्यान भटकाने के लिए खुद इनके सामने आ जाता है। लेकिन एक कैनिबल इसको शूट कर देता है और बुलेट सीधा इसके लेग में जा लगती है। क्रिस के तीन साथी भी ये देख रहे थे। इनमें से स्कॉट फॉरेस्ट में भागने लगता है, लेकिन फिर इस खाली ट्रक को देखकर इसकी तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। इसी बीच कैनिबल स्कॉट पर निशाना साधते हैं और एरो सीधा इसके दिल के आर पार हो जाता है। इधर ये तीनों ट्रक लेकर यहां से चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर इनका ये ट्रक भी इनका साथ छोड़ देता है और कीचड़ में फंस जाता है। ये देख तीनों इस ट्रक को यहीं छोड़कर खुद आगे बढ़ने लगते हैं। देखते ही देखते शाम हो गई थी। अब कैनिबल्स इन तीनों को अपना शिकार बनाने की फिराक में थे। थोड़ी दूर चलने पर ये लोग काफी थक जाते हैं, इसलिए कुछ देर आराम करने के लिए ये यहीं रुक जाते हैं। तभी कार्ली इन्हें ऊपर की तरफ इशारा करती है और जब यह देखते हैं तो वहां पर एक वॉच टावर था, जिसे देखकर ये तीनों काफी खुश होते हैं और इस पर चढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पहुंचने के बाद इन्हें यहां कोई भी नहीं मिलता। तभी जैसी की नजर एक फर्स्ट एड बॉक्स पर पड़ती है, जिसकी मदद से वो क्रिस को ट्रीटमेंट देती है। इधर कार्ली को एक रेडियो मिलता है, जिसे ऑन करके वह हेल्प मांगती है, पर कार्ली को कोई भी जवाब नहीं मिलता। इसी बीच क्रिस को नीचे से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वह देखता है कि 3 कैनिबल्स नीचे हैं। फिर वह इस टावर पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। इन्हें रोकने के लिए ये लोग यहां पड़े सामान को मेन डोर पर लगाना शुरू करते हैं,
लेकिन थोड़ी देर बाद ये कैनिबल्स यहां से चले जाते हैं। कार्ली फिर से रेडियो से मदद मांगती है, पर तभी ये कैनिबल्स रेडियो के वायर को तोड़ देते हैं और इस टावर को भी आग लगा देते हैं। आग को देखकर कार्ली इस टावर की वुडन वॉल को तोड़ डालती है ताकि ये सभी यहां से कूदकर अपनी जान बचा सकें। एक एक करके ये तीनों पेड़ पर कूद जाते हैं और ये तीनों कैनिबल्स भी इनको पेड़ पर कूदता देख लेते हैं, इसीलिए इन्हें पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगते हैं। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चढ़ने के दौरान एक कैनिबल कार्ली के पास आ जाता है और अपनी एक्स से कार्ली के मुंह पर वार कर उसके मुंह के 2 टुकड़े कर देता है और कार्ली भी मारी जाती है। क्रिस को इस मुश्किल वक्त में एक पुलिस की गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है, जिससे हेल्प लेने के लिए वो उनकी तरफ दौड़ने लगता है और आगे जाकर कार को रोक लेता है। लेकिन इससे पहले कि क्रिस उसे कुछ बता पाता है, एक कैनिबल इस पुलिस वाले की आंख में एरो मार देता है और फिर क्रिस की तरफ बढ़ने लगता है। कैनिबल को आता हुआ देखकर क्रिस कार के नीचे छुप जाता है। ये कैनिबल भी बड़ा शातिर था। ये क्रिस को कार के नीचे देखने लगता है, पर वहां इसे क्रिस नजर नहीं आता। ये चारों तरफ देखता है, लेकिन इसे क्रिस कहीं नहीं मिलता और फिर ये अपने घर चला जाता है। यहां इन कैनिबल्स ने जैसी को बांध रखा था। जैसे ही ये मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, वैसे ही क्रिस दरवाजा तोड़कर कार से यहां अंदर आ जाता है और कार से एक कैनिबल का काम तमाम कर देता है। वहीं दूसरा कैनिबल भी एक नुकीले एरो से मारा जाता है। अब जैसे ही क्रिस जेसी की रस्सी खोलकर आगे बढ़ता है, वैसे ही यहां पर एक कैनिबल इस पर हमला कर देता है। क्रिस को मरता हुआ देखकर जेसी पास में रखे एरो को उठाती है और इस कैनिबल को भी अलविदा कर देती है और फिर ये दोनों इस घर से बाहर आ जाते हैं। बाहर निकलकर क्रिस की नजर पुलिस की कार पर पड़ती है, जिसके फ्यूल इंजन पर क्रिस शूट करता है और एक जोरदार धमाका होता है और ये घर भी ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद ये दोनों गाड़ी से उसी कच्चे रास्ते पर निकल जाते हैं और गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं। गैस स्टेशन का मालिक इन्हें देखकर दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है। क्रिस यहां लगे मैप को उतारता है और यहां से चला जाता है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।